मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 421 से 430 तक सुनते हैं। दोनों लोग नंगे थे और एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। उस औरत का फिगर बहुत अच्छा था और फ्लैशलाइट की रोशनी में उसके बड़े बड़े छाती गर्व से खड़े थे। अर्णव समझ गया कि स्टूडेंट मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए उसने जल्दी से बल्ली सिन्हा को पीछे खींचा और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, ये एक गलतफहमी है, कृपया जारी रखें। उसे लगा था कि माफी मांगना काफी होगा। आखिर बल्ली सिन्हा का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस आदमी ने अपने कपड़े पहने दोनों लोगों की ओर इशारा करते हुए गाली दी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें यहां किसने बुलाया? मेरे अच्छे काम खराब करने की जिम्मेदारी तुम लोग लोगे? इस समय बल्ली सिन्हा को भी होश आया और उसने उस आदमी से नाराज होकर कहा, तुम गाली क्यों दे रहे हो? उसका मिजाज वैसे भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग इन बंजर पहाड़ों और जंगली पहाड़ों में यहां रोमांच ढूंढने आने के लिए दूसरों को कैसे दोष दे सकते हो? जब तुम बाहर आकर मस्ती करने की हिम्मत करते हो तो दूसरों के देखने से मत डरो। तुम छोटे कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उस आदमी ने कहा, उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, वो आदमी इतना तेज था कि बल्ली सिन्हा को बचने का मौका ही नहीं मिला और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ पड़ा, जिससे 5 उंगलियों के निशान लाल हो गए। अर्णव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें किसने कहा किसी को मारने के लिए? तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। यह कहकर वो आदमी फिर से अर्णव की ओर दौड़ा। इस आदमी ने अर्णव के गाल पर अचानक अपने हाथों से थप्पड़ मारा। उसके स्किल्स फुर्तीले थे और उसके मूवमेंट्स बहुत तेज थे। हालांकि वो सन्नी सिन्हा और दूसरों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसकी प्रैक्टिस की थी। अर्णव ने तेवर चढ़ाए, अपना पैर उठाया और उसके पेट में लात मारी। आह! वो आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द के कारण वो झींगे की तरह जमीन पर सिकुड़ गया। बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। बस इसी पल उसे पता चला कि उसका सामना एक मास्टर से हुआ है। अभी अभी वो डर के बजाय विनम्रता दिखा रहा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा और तभी उसे होश आया। वो कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं था, नहीं, वो नैतिक सिद्धांतों की बात करता था। वो किसी और से ज्यादा आसानी से तुम्हें तब मार देगा जब तुम बीमार होगे। वो आगे बढ़ा और जमीन की ओर मुड़ा। उस आदमी ने अभी अभी उसे मुक्का मारा था। तुम कमीने, जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता तो तुम्हें बाहर जाकर जंगल में लड़ने भेज देना चाहिए। तुम इतने बदतमीज हो और तुम कहते हो कि मारोगे तो मारते हो, मेरे टीचर का अपमान करने के लिए। वो मारते हुए बोल रहा था, कोई दया नहीं दिखा रहा था, मांस पर मुक्के मार रहा था। सन्नी सिन्हा और दूसरों से पिटने का सारा गुस्सा निकाल रहा था, जबकि वो आदमी अपना चेहरा बचाने के लिए अपने सिर को कसकर पकड़े हुए था। अब बस करो, तुम उसे नहीं मार सकते। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? वो औरत अपने कपड़े पकड़े हुए थी, अपने गोरे बदन को छिपा रही थी और किनारे से चिल्ला रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी आकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो आदमी जमीन पर सिकुड़ा हुआ था, विरोध करना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बस कराहता रहा। अर्णव ने कहा, ठीक है, बस उसे एक सबक सिखाओ, चलो चलते हैं। जब टीचर ने कहा, बल्ली सिंह ने उस आदमी के कूल्हे पर फिर से जोर से लात मारी और थूक कर चला गया। अब से बिस्तर से उठो और होटल जाओ। बाहर निकलकर इधर उधर मत घूमो, वरना जब भी तुम मुझे दिखोगे मैं तुम्हें मारूंगा। यह कहकर वो और अर्णव उस बाग से निकले और स्कूल की तरफ चलने लगे। टीचर, आज सच में बहुत मजा आया, आपके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बल्ली सिंह ने कहा। उसके चेहरे पर अभी भी एक्साइटेड भाव था। अभी वो इस लड़के को सबक सिखा रहा था क्योंकि वो बहुत घमंडी था, लेकिन वो मजे के लिए लोगों को नहीं मार सकता। मैं समझ गया टीचर। बल्ली सिन्हा को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, टीचर, क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो औरत थी वो जानी पहचानी लग रही थी? खासकर उसकी फिगर बहुत हॉट थी। मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। अर्णव सच में उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे देखा भी नहीं। बल्ली सिंह ने सिर हिलाया और कहा, कौन जाने, शायद मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट फिल्में देख ली है। अर्णव ने कहा, चलो जल्दी वापस चलते हैं,
परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला है। स्कूल में सबने 10वीं सालगिरह के जश्न के लिए स्टेज तैयार कर लिया था। लाइटें चमक रही थी और यह बहुत सुंदर लग रहा था। स्टेज के पीछे 2 टेम्पररी टेंट थे, एक दूसरे स्टूडेंट एक्टर्स के कपड़े बदलने के लिए और दूसरा 2 बड़े स्टार रेड और कृतिका रोय के लिए खास तौर पर तैयार किया गया लाउंज था। हर्ष विरमानी लाउंज में सोफे पर बैठा था, एक्साइटेड दिख रहा था और अपने बगल में बैठे वरुण से कहा, तुम्हारी तैयारी कैसी है? सब कुछ तैयार है, लेकिन क्लास 5 ग्रेड 2 का प्रोग्राम अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उस लड़के के पास कुछ करने को नहीं है। इसकी चिंता मत करो, उसे जैसे मन करे वैसे करने दो, वैसे भी देर सवेर शर्मिंदगी तो होगी ही। हर्ष विरमानी ने कहा, क्या दोनों बड़े स्टार यहां हैं? यही उनके ध्यान का केंद्र था। जब कुशाल बर्धन और कृतिका रोय आएंगे तभी उन्हें आज की शर्त जीतने का भरोसा होगा। वरुण ने कहा, रिसेप्शन पर टीचर ने कहा कि वो पहले से ही यहां थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो स्कूल का माहौल महसूस करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और पीछे पहाड़ पर जाना चाहते हैं। दोनों लोग बात कर रहे थे कि तभी अचानक भीड़ के बाहर हलचल हुई और 2 लोग जल्दी से अंदर आए, जिनके चेहरों पर मास्क और धूप का चश्मा लगा था। वे कुशाल बर्धन और कृतिका रोय थे। हालांकि कृतिका रोय के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन वो मुश्किल से ही इसे संभाल पा रही थी। कुशाल बर्धन बहुत दुखी लग रहा था। उसने असल में सफेद सूट पहना था, लेकिन अब उस पर पैरों के निशान थे। हर्ष विरमानी खड़ा हुआ और उसके पास जाकर हैरानी से पूछा, 2 बड़े स्टार, क्या हो रहा है? कुशाल बर्धन ने कहा, हम असल में तुम्हारे स्कूल के आसपास घूमना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि यहां की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि हमें गुंडों का सामना करना पड़ा। गुस्से से उसका सीना फटने वाला था। वो और कृतिका रोय अच्छे दोस्त थे, लेकिन वे लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। आज उन्हें आखिरकार साथ मिलने का मौका मिला और वे स्कूल के पीछे पहाड़ों में जाकर कुछ रोमांचक करना चाहते थे। नतीजतन शुरू होने के कुछ ही देर बाद अर्णव और बल्ली सिंह ने उसे टक्कर मार दी। ये आदमी अपनी कला दिखाना चाहता था और कुत्ते की तरह पिट गया। तथ्यों ने साबित कर दिया कि उसका कुंग फू फिल्मों और टीवी सीरीज में तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर कोई और स्थिति होती तो वे दोनों बस अपनी पीठ दिखाते और चले जाते, लेकिन आज नहीं। हर्ष विरमानी चाहे कुछ भी हो, उनके बॉस का साला था। आप दूसरे लोगों के कबूतरों को उड़ने नहीं दे सकते। कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों सिर्फ अपनी जान बचाकर यहां आ सकते थे, लेकिन वे सच नहीं बता सकते थे। वे सिर्फ एक गैंगस्टर से मिलने के बारे में झूठ बोल सकते थे। वरुण ने हैरानी से कहा, हमारे यहां हमेशा अच्छी सिक्योरिटी रहती है, गैंगस्टर कैसे आ गए? हर्ष विरमानी ने भी कहा, हाँ, इन दोनों बड़े स्टार के साथ क्या हो रहा है? कुशाल बर्धन ने गुस्से से कहा, मैं और कृतिका असल में स्कूल के माहौल को महसूस करने और स्कूल जाने के दिनों को याद करने के लिए स्कूल के चारों ओर घूमना चाहते थे। अचानक मेरी मुलाकात 2 गैंगस्टर से हुई जो कृतिका रॉय को परेशान करना चाहते थे। मैंने उनसे कुछ देर बहस की, लेकिन वे दोनों तुरंत गुस्सा हो गए और लड़ने लगे। मैं खुद को एक पब्लिक फिगर मानता हूं और घटिया लोगों से बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे इस तरह पीटा गया। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? वरुण ने कहा, मिस्टर बर्धन, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हर्ष विरमानी ने भी कहा, हाँ मिस्टर बर्धन, आप अभी भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे इंसान के साथ आप कैसे अच्छे से पेश आ सकते हैं? कुशाल बर्धन इतना दुखी था कि वो अच्छे से पेश नहीं आ सका क्योंकि वो उसे हरा नहीं सका। कृतिका रॉय ने कहा, आखिरकार हम भी अच्छे लोग हैं। हम उन सोशल गैंगस्टर से कैसे तुलना कर सकते हैं? हाँ, आप दोनों अच्छे लोग हैं। हर्ष विरमानी ने कहा, आप दोनों आराम करें, अपने इमोशंस को शांत करें और फिर कपड़े बदल लें। जल्द ही आप दोनों के स्टेज पर परफॉर्म करने का समय हो जाएगा। हालांकि कुशाल बर्धन और कृतिका रोय असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी पल टेंट के बाहर से 2 लोग अंदर आए। वे अर्णव और बल्ली सिंह थे। ये देखकर कि परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी, अर्णव पास आकर उस घटना के बारे में पूछना चाहता था जिसमें उसकी क्लास ने परफॉर्म करने वाला था। अचानक जब वो दरवाजे से अंदर आया तो उसने 2 लोगों को सोफे पर बैठे देखा। कुशाल बर्धन की शर्मिंदा शक्ल देखकर उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया कि ये वही 2 लोग हैं जो पीछे पहाड़ पर लड़ रहे थे। दुनिया सच में बहुत छोटी है। मैंने इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। टेंट में लाइटें तेज थी और बल्ली सिंह ने दोनों लोगों के चेहरे साफ देखे और चिल्लाया, क्या तुम कुशाल बर्धन और कृतिका रोय हो? अर्णव के उलट उसे हर तरह की सेलिब्रिटीज के बारे में पता था। उसने एक नजर में दोनों लोगों को पहचान लिया। कोई हैरानी नहीं कि वो औरत उसे पहले जानी पहचानी लग रही थी। वो कृतिका रोय निकली। इस समय कुशाल बर्धन ने भी उन दोनों को पहचान लिया। थोड़ा हैरान होने के बाद वो तुरंत गुस्से से चिल्लाया, इन्हीं 2 गुंडों ने मुझे घायल किया था। बल्ली सिंह तुरंत चिल्लाया, किसे गुंडा कह रहे हो? तुम गुंडे हो,
हालांकि वो पहले स्टार चेजिंग करता था, लेकिन पीछे पहाड़ पर जो हुआ उसके बाद उसके मन में सामने वाले दोनों लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। तुलना में उसका टीचर असली आइडल था। अचानक कई लोगों के बीच झगड़ा हो गया। हर्ष विरमानी स्वाभाविक रूप से मां चेन और दोनों लोगों का साथ देना चाहता था और तुरंत जोर से चिल्लाया, बल्ली सिंह, तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे स्कूल के बुलाए हुए मेहमान हैं। ये सुनकर कृतिका रोए तुरंत खड़ी हो गई। क्या? तो ये दोनों गुंडे असल में तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट हैं? ये देखकर कि अर्णव का कुशाल वर्धन और दूसरों के साथ झगड़ा हो रहा है, वरुण ने तुरंत मौका देखा और आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। वो व्यक्ति हमारे स्कूल का स्टूडेंट नहीं, बल्कि हमारे स्कूल का टीचर है। उसके ऐसा कहने के बाद आग में घी डालने जैसा हो गया। कुशाल वर्धन चिल्लाया, क्या तुम्हारे स्कूल की कोई इज्जत है? तुमने सच में ऐसे गुंडे को टीचर रखा है? उसे अर्णव का अपमान करते देख बल्ली सिंह तुरंत गुस्से में बोला, अगर तुमने बकवास करना बंद नहीं किया तो मानो या न मानो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। हर्ष विरमानी गुस्से में बोला, बल्ली सिंह, क्या तुम हंगामा करने वाले हो? तुम हमारे स्कूल के मेहमानों को मारने की हिम्मत करते हो? रुक। अर्णव ने बल्ली सिंह को रोका और फिर कुशाल वर्धन से कहा, तुम जानते हो कि क्या हो रहा है और गुंडा कौन है, लेकिन क्या झगड़ा जारी रखना जरूरी है? कुशाल वर्धन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी चिल्लाया, बेशक मुझे पता है, अभी तुमने ही कृतिका को परेशान करने की कोशिश की थी और जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम गुस्सा हो गए। अर्णव जोर से हंसा, अगर तुम झूठ बोलते हो तो अपने फोन का इस्तेमाल करो, तुम्हें ड्राफ्ट टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। अर्णव, तुम्हें अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत है। वरुण चिल्लाया, क्या तुम्हें पता है कि ये एक जुर्म नहीं है? मैं अभी तुम्हें फोन करके जेल भेज दूंगा। जैसे ही वो बोला, उसने जोश में अपना सेल फोन निकाला। अगर वो ऐसा कर पाता तो मुझे डर है कि अर्णव को जेल में खाना पड़ता, जो स्कूल से निकाले जाने से 10,000 गुना बेहतर होता, वगैरह। लेकिन अर्णव ने कुछ नहीं कहा और कुशाल वर्धन ने जल्दी से उसे रोक दिया। वो सबसे अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। अगर वो सच में चाहता कि पुलिस दखल दे तो पता चलने के बाद पक्का उसी को शर्मिंदा होना पड़ता। उस पर झूठी पुलिस रिपोर्ट करने का आरोप भी लग सकता था। हर्ष विरमानी ने कहा, मिस्टर वर्धन, आप ऐसे गैंगस्टरों के साथ नरमी नहीं बरत सकते और पुलिस को उनसे निपटने देना चाहिए। कुशाल वर्धन ने कहा, पुलिस को बुलाने के बारे में भूल जाओ। कृतिका रॉय और मैं भी पब्लिक फिगर है। एक बार जब इस तरह की बात बाहर आएगी तो माहौल बदल जाएगा और शायद कोई स्कैंडल हो जाए। यह बात सही है, हर्ष विरमानी ने कहा। मिस्टर वर्धन, आप इस मामले को कैसे संभालना चाहते हैं? कुशाल वर्धन ने कहा, हालांकि मैं दरियादिल हूं और पुलिस को नहीं बुलाता, लेकिन आपके स्कूल को सफाई देनी होगी। इस तरह के इंसान को स्कूल से निकाल देना चाहिए, नहीं तो मैं आज रात परफॉर्म करने से मना कर दूंगा। कृतिका रॉय ने भी चिल्लाकर कहा, मैं सहमत हूं। अगर इन दोनों लोगों को स्कूल से नहीं निकाला गया तो मैं भी परफॉर्म करने से मना कर दूंगी। हम गुंडों के लिए शो नहीं कर सकते। दोनों लोगों को एक साथ पहली चढ़ाई पर आते देखकर बल्ली सिंह ने गुस्से से कहा, तुम अभी भी अपनी इज्जत कैसे बचा सकते हो? यह साफ है कि तुम पीछे पहाड़ पर मजे करने और मैदान में खेलने गए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें टीचर अर्णव को गुंडा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बकवास कर रहे हो। कृतिका रॉय चिल्लाई, हम सब सेलिब्रिटी हैं, एक पब्लिक फिगर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? यह साफ है कि तुम और ये अर्णव नाम का लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और गुंडे जैसा बर्ताव करना चाहते थे। बल्ली सिंह गुस्से से हंसा, मैंने पहले भी बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। यह सुनकर कि दूसरी पार्टी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, कुशाल वर्धन को और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने घमंड से चिल्लाकर कहा, वाइस प्रिंसिपल, हम ऐसे गुंडों के साथ बकवास करने में बहुत आलसी हैं। आपको आज सफाई देनी होगी। उन्हें जाना चाहिए या हमें? इससे पहले कि हर्ष विरमानी अपनी बात कह पाते, टेंट का दरवाजा खुला और प्रोग्राम के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालने वाले टीचर जल्दी से अंदर आए। वाइस प्रिंसिपल हर्ष, पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है। पहला ओपनिंग प्रोग्राम 2 बड़े स्टार स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। हर्ष विरमानी आज की पार्टी के चीफ प्लानर हैं। उनके इंतजाम के मुताबिक पहला ओपनिंग प्रोग्राम और आखिरी फिनाले प्रोग्राम दोनों कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय करेंगे, ताकि स्टार की अहमियत दिखाई जा सके। टीचर को यह भी पता था कि कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय जैसे बड़े स्टार खुद से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो हर्ष विरमानी से इंतजाम के बारे में पूछने आए थे। जब उन्होंने सुना कि उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कहा गया है तो कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय और भी ज्यादा हिम्मत वाले हो गए और फिर से चिल्लाए, इन दोनों लड़कों को आज ही निकाल देना चाहिए, नहीं तो हम स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेंगे। हर्ष विरमानी के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो इस नतीजे को देखकर स्वाभाविक रूप से ज्यादा खुश थे। हालांकि उन्हें आज की शर्त जीतनी ही थी, लेकिन अगर अर्णव को पहले ही भगा दिया जाता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। उन्होंने कहा, टीचर अर्णव, हमारे स्कूल के फायदे के लिए
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इल्जाम अपने ऊपर ले लेता और इस्तीफा दे देता। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं थी। इल्जाम अपने ऊपर लेने और इस्तीफा देने की तो बात ही छोड़ो। अर्णव ने उसे नजरअंदाज किया और मुड़कर कुशाल वर्धन और उन दोनों को देखा। क्या तुम पक्का हो कि तुम परफॉर्म नहीं करना चाहते? बेशक, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। अगर इन गुंडों को स्कूल से नहीं निकाला गया तो हम स्टेज पर नहीं जाएंगे। तुम बस मेरे फैंस की थूक में डूबने का इंतजार करो। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट करने के अपने कारण थे। अगर वे और कृतिका रॉय स्टेज पर नहीं आते तो उनकी पॉपुलैरिटी से स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता और उन्हें पीटा भी जा सकता था और स्कूल से निकाल भी दिया जाता। इस समय बाहर इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स ने नारे लगाना शुरू कर दिया था। कुशाल वर्धन, कुशाल वर्धन, कृतिका रॉय, कृतिका रॉय। नारे इतने जोरदार थे कि सितारों के लिए सबकी दीवानगी साफ दिख रही थी। टीचर ने भी माहौल में कुछ गड़बड़ देखी और परेशान होकर कहा, वाइस प्रिंसिपल, टाइम हो गया है, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? हर्ष विरमानी और वरुण को यह बात समझ में आ गई थी और वे और भी ज्यादा गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर में अर्णव था। देखते हैं उसका क्या होता है। अर्णव को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कुशाल वर्धन से कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या तुम परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं? कुशाल वर्धन ने ताना मारा, हमें मौका दोगे? क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है? तुम सच में खुद को कोई बड़े कैरेक्टर समझते हो? कृतिका रॉय ने भी कहा, हां, अगर हम कहते हैं कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या तुम हमें खा जाओगे? तुम्हें खाने की भूख नहीं है। क्योंकि तुम परफॉर्म नहीं करना चाहते तो मैं ऊपर जाकर परफॉर्म करूंगा। फिर शायद तुम्हारे पास स्टेज पर जाने की हिम्मत भी न हो। अर्णव टीचर की तरफ मुड़ा और बोला, चलिए आइए और पहला शो करते हैं। ये टीचर ने परेशान चेहरे से हर्ष विरमानी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। हर्ष विरमानी का दिल हिल गया। आज का मामला सच में निपटाना आसान नहीं था। दिल से उसे यकीन था कि अर्णव जो कह रहा था वो सच था। इसके अलावा वो सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल है और उसके पास टीचरों को निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में क्योंकि अर्णव पहले ऊपर जाकर खुद को शर्मिंदा करना चाहता है तो उसे जाने दो। उसके खराब शो करने का इंतजार करो, फिर बाहर जाकर माहौल बनाओ। जब समय आएगा तो उसे निकालना स्वाभाविक बात होगी। ये सोचकर उसने कहा, क्योंकि टीचर अर्णव पहले परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। उसकी इजाजत मिलते ही टीचर तुरंत अर्णव को टेंट से बाहर ले गया और स्टेज पर परफॉर्म करने की तैयारी करने लगा। कुशाल वर्धन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने असंतुष्ट होकर हर्ष विरमानी से कहा, वाइस प्रिंसिपल, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि ये लड़का मुझसे और कृतिका से मुकाबला कर सकता है? मिस्टर वर्धन, पहले गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। हर्ष विरमानी ने अर्णव के साथ अपनी पिछली शर्त के बारे में बताया और फिर कहा, इस लड़के को किसी भी शो में परफॉर्म करना बिल्कुल नहीं आता और उसके पास तैयारी के लिए सिर्फ आधा दिन है, इसलिए वो किसी को हायर भी नहीं कर सकता। तो पिछली शर्त के हिसाब से अगर वो अपने परफॉर्मेंस में फेल होता है तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसे बहुत शर्मनाक तरीके से निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि आप दोनों भी इस तरह का नतीजा देखना चाहेंगे। वो आदमी जैसे जैसे बोलता गया और भी ज्यादा घमंडी होता गया और आखिर में वो हंसे बिना नहीं रह सका। वरुण ने फिर कहा, सोचो, तुम दोनों बड़े स्टार को पहले ओपनिंग शो के लिए चुना गया था, लेकिन अब अचानक उसे अर्णव से बदल दिया गया है। ये मत कहो कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो परफॉर्म कर भी सकता है तो भी वो तुम दोनों की जगह नहीं ले सकता। ये सोचना आसान है कि अंतर बहुत बड़ा है। दर्शक जरूर पागल हो जाएंगे और सब लोग बस शो देखने का इंतजार करेंगे। दोनों लोगों की बात सुनकर कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय तुरंत कम गुस्सा हुए। कुशाल वर्धन ने कहा, ठीक है, देखते हैं कि उसे कैसे बाहर निकाला जाता है। हर्ष विरमानी ने कहा, तुम दोनों आगे आकर देखो, मैंने वीआईपी सीटें तैयार रखी हैं। जैसे ही उसने कहा, वो कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय को फ्रंट डेस्क पर ले गया। पहले से तैयार नाम टैग के हिसाब से उनकी सीटें ढूंढी और बैठ गए। इस समय स्टेज पर दोनों होस्ट पहले ही पर्दा उठाने की घोषणा कर चुके थे। दर्शकों में सभी को हैरानी हुई कि होस्ट ने पहले प्रोग्राम के नाम या एक्टर्स के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया, बल्कि सिर्फ ये घोषणा की कि 10वीं सालगिरह का परफॉर्मेंस आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। ये क्या हो रहा है? आपने शो का नाम क्यों नहीं बताया? आखिर चल क्या रहा है? एक्टर्स का भी जिक्र नहीं किया। पहले यह तय हुआ था कि कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय सबके लिए साथ में परफॉर्म करेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना? शायद नहीं। आज के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट ये दो बड़े स्टार हैं। स्कूल को ये बात पता है। स्कूल के बाहर से भी बहुत से लोग इन दोनों के लिए यहां आए हैं। कोई बदलाव नहीं हो सकता, नहीं तो सब शो खराब कर देंगे। अपने आसपास की बातें सुनकर हर्ष विरमानी और भी ज्यादा प्राउड महसूस करने लगा। वो देखना चाहता था कि अर्णव इस सिचुएशन को कैसे संभालता है। इसी समय
होस्ट ने पर्दा गिरने की घोषणा की और स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज की लाइटें तुरंत बंद हो गई और पूरा स्टेज अंधेरे में डूब गया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब सब लोग हैरान थे, तभी अचानक अंधेरे से एक सुरीली गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज साफ और सुरीली थी और मर्दाना आकर्षण से भरी थी, जिससे लोग हैरान रह गए। तारे गिर रहे हैं और हवा चल रही है। आखिरकार तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भर लूं। दो दिल कांप रहे हैं। मेरी न बदलने वाली सच्चाई पर विश्वास करो। ये कौन गा रहा है? आवाज बहुत अच्छी और आकर्षक है। क्या ये कुशाल वर्धन है? ये पक्का कुशाल वर्धन नहीं है। कुशाल वर्धन का कुंग-फू बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सिंगिंग पक्का इस इंसान जितनी अच्छी नहीं है। शायद स्कूल ने किसी और बड़े स्टार को हायर किया है। प्लीज हमें एक सरप्राइज दो। स्टेज की लाइटें अभी भी ऑन नहीं हुई और एक काली आकृति धीरे धीरे स्टेज पर आई, लेकिन कोई भी उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया और उन्हें नहीं पता था कि ये इंसान कौन था। बहुत सारी चर्चा और अंदाजों के बीच स्टेज के दूसरी तरफ से एक और पतली आकृति बाहर आई। अब मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। प्लीज उन दिनों को याद करो जब हम प्यार में थे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा दुख होता है। हम तो आई लव यू शब्द भी नहीं कह पाते। हर रात दिल के दर्द से गुजरते हैं। तुम्हारी याद कभी खत्म नहीं होगी। ओरिजिनल सिंगर की तरह इस गाने में भी एक मेल और फीमेल कोरस का इस्तेमाल किया गया है और इस औरत की आवाज बहुत मीठी है, ओरिजिनल सिंगर की आवाज से भी ज्यादा मीठी। गाया गया हर सुर दिल को छूने वाला है, बहुत ही सुरीला और मीठा, बिल्कुल प्रकृति की आवाज जैसा। हे भगवान, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी इतनी अच्छी आवाज वाला गाना नहीं सुना। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये पक्का कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय नहीं है। वे इस लेवल पर नहीं गा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिप सिंकिंग कर रहा हूं? मैंने स्टेज पर अंधेरा कर दिया और फिर रिकॉर्डिंग चलाई। आजकल बहुत ज्यादा लिप सिंकिंग होती है। क्या तुम दिमागी तौर पर बीमार हो? भले ही ओरिजिनल गाना उतना अच्छा ना हो, मुझे ऐसी रिकॉर्डिंग कहां से मिलेगी? इस तरह की स्टेज पर दो लोगों का गाना सुनकर और उनके आसपास की हलचल देखकर हर्ष विरमानी और कुशाल वर्धन के चेहरे बहुत खराब हो गए। उन्हें अभी भी नहीं पता कि स्टेज पर कौन गा रहा है। क्या वह लड़का अर्णव हो सकता है? कई लोगों की नाराजगी देखकर वरुण ने कहा, चिंता मत करो, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत रियलिस्टिक है और हर कोई स्टार के पीछे भागता है। सिंगर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर फेमस नहीं है तो बेकार है। जब दो बड़े स्टार स्टेज पर आएंगे तो भले ही वे वहां खड़े रहें और कुछ भी न गाए, फिर भी वे बहुत पॉपुलर होंगे, जिसकी तुलना वो बच्चा नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर कई लोगों के चेहरे के भाव काफी हल्के हो गए। ये सच में ऐसा ही है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार को फॉलो कर रहे हैं और उनमें से कई बेवकूफ फैंस हैं। जब तक आप पॉपुलर हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस की परवाह किए बिना पॉपुलर रहेंगे। न तो हर्ष विरमानी, न कुशाल वर्धन और न ही कृतिका रॉय को विश्वास था कि जिस व्यक्ति को अर्णव ढूंढा था वो शोहरत में उससे आगे निकल सकता है। आखिरकार वे सभी भारत के फर्स्ट लाइन स्टार और चक्रवर्ती एंटरटेनमेंट कंपनी के पिलर थे। लेकिन इस पल गाना आखिरी हिस्से में पहुंचा और अचानक स्टेज पर लाइटें जल गई। ये साफ था कि ये सब पहले से ही ध्यान से प्लान किया गया था। स्टेज पर अर्णव हाथ में माइक लेकर जोश से गा रहा था और उसके बगल में एक टाइट काली ड्रेस पहने एक महिला खड़ी थी। हालांकि महिला की पीठ दर्शकों की तरफ थी, फिर भी उसके खूबसूरत कर्व्स और उभरी हुई और दबी हुई फिगर ने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। टीचर अर्णव, ये तो सच में टीचर अर्णव गा रहे हैं। टीचर अर्णव बहुत कमाल के हैं। आप बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। आप मेरे लिए एक मिथक है। हे भगवान, टीचर अर्णव इतना अच्छा गा सकते हैं। अगर मुझे उनसे प्यार हो जाए तो मैं क्या करूं? स्टेज के नीचे ग्रेड 2 क्लास 5 की लड़कियां उनके नेतृत्व में सभी अर्णव के लिए चिल्ला रही थी और चीख रही थी। उसी समय दर्शकों की तरफ पीठ करके खड़ी महिला ने भी अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। वो कौन है? वो सच में बहुत खूबसूरत दिखती है। मुझे लगता है कि उसकी गाने की आवाज उसकी फिगर से बेहतर है। ये बहुत सुंदर है। जब सब अंदाजा लगा रहे थे तो उस महिला ने माइक्रोफोन उठाया और गाना गाया। जैसे ही सुंदर गाना बाहर आया, वो धीरे धीरे मुड़ी। जब उन्होंने उस नाजुक चेहरे को साफ देखा तो फोटो में मौजूद दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा सिर्फ कुछ देर के लिए था। कुछ ही सेकंड बाद दर्शक तुरंत जोश से भर गए। सब उछल पड़े और चीयर करने लगे और माहौल बहुत ज्यादा जोशीला हो गया। इरा कक्कर, ये इरा कक्कर है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इरा का गाना अपने कानों से सुन पा रहा हूं। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सिर्फ हमारी इरा ही इतना सुंदर गा सकती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि इरा कक्कर है। पिछले हंगामे के बाद उसने दिल से माफी मांगी, अपनी नागरिकता वापस भारत में बदल ली और तेजी से बढ़ती ब्रदर्स फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी में शामिल हो गई। न सिर्फ उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट
वो बार बार आगे बढ़ती रही। वो आगे बढ़ रही है और पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय है। इसकी तुलना में कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय उससे बहुत पीछे थे और बिल्कुल भी उसके लेवल के नहीं थे। मौजूद दर्शकों को इतना बड़ा सरप्राइज मिला और उनका जोश पहले से कहीं ज्यादा था, जैसे कि मौके की हवा में आग लग गई हो। वीआईपी टेबल पर कुछ लोग जो मजा देखने का इंतजार कर रहे थे, वे पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्णव इतना अच्छा गा सकता है और यहां तक कि गीतों की रानी इरा कक्कर को भी बुला सकता है। ये सब क्या हो रहा था? एक टॉप सिंगर होने के नाते इरा कक्कर ऐसी नहीं है जिसे कोई भी बुला सके। किसी स्कूल की 10वीं सालगिरह की बात तो छोड़ ही दे, किसी बड़े इवेंट के लिए भी उन्हें बुलाना मुश्किल है, और बिना किसी शर्त के तो बिल्कुल नहीं। वरुण आंखें फाड़कर देखता रहा और उसका मुंह खुला रह गया। वो लंबे समय तक अपने दिल के सदमे को शांत नहीं कर पाया। अभी उसने कहा था कि कोई कितना भी अच्छा गाए, लेकिन अगर वो मशहूर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लेकिन पलक झपकते ही भारत की सबसे लोकप्रिय क्वीन ऑफ सॉन्ग सामने आ गई। पूरे भारत को देखे तो भारत, मुझे डर है कि उससे ज्यादा मशहूर कोई नहीं है। कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे न सिर्फ हैरान थे बल्कि कंफ्यूज भी थे। पॉपुलैरिटी के मामले में वे दोनों इरा कक्कर के लेवल के नहीं थे और उनमें तुलना करने की हिम्मत भी नहीं थी। उसी समय मैं भी कंफ्यूज हूं कि ये नौजवान कौन है जिसके पास इतने साधन हैं और जो इरा कक्कर को भी हायर कर सकता है। सबसे खराब एक्सप्रेशन हर्ष विरमानी का था। हालांकि कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय अभी स्टेज पर नहीं आए थे, लेकिन शर्त पहले ही खत्म हो चुकी थी और एक बेवकूफ भी जान गया होगा कि वो हार गया है। शानदार परफॉर्मेंस और इरा कक्कर की पॉपुलैरिटी की वजह से, हालांकि ये पहला शो था, फिर भी उसने शो में पहली जगह पक्की कर ली थी और कोई उसे हिला नहीं सकता था। इस हालत में अगर वो कुछ गड़बड़ करना भी चाहता तो नहीं कर पाता। अगर इरा कक्कर स्टेज पर पहली जगह नहीं पाती तो मौजूद फैंस जरूर भड़क जाते और उसकी हड्डियां तोड़ देते। स्टेज पर गाना खत्म हुआ। हालांकि ये अर्णव और इरा कक्कर का साथ में पहला कोलैबोरेशन था, फिर भी उन्होंने इस शानदार गाने को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। गाने के बाद ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाईं और अनगिनत फैंस दोनों को फूल देने के लिए दौड़ पड़े। कई फैंस के बीच एक खूबसूरत लड़की ने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। ये लंबे बालों वाली एक औरत थी जिसने गुलाबी च्योंगसम पहना था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए मुस्कुराते हुए अर्णव की तरफ चल रही थी। ये कौन है? ये इतनी खूबसूरत और आकर्षक है। इसका फिगर तो कृतिका रॉय से भी ज्यादा आकर्षक है। बहुत सेक्सी। क्या ये औरत हमारे स्कूल की है? कौन सी क्लास? मुझे क्यों नहीं पता था कि हमारे स्कूल में इतनी खूबसूरत लड़की है। कई लड़के उस लड़की को देखकर एक्साइटेड हो गए, लेकिन अर्णव थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आलिया चक्रवर्ती यहां मजे लेने आएगी। उसने फूल लिए और कहा, तुम यहां क्यों हो? आलिया ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं नहीं आती तो मैं इतना शानदार परफॉर्मेंस कैसे देख पाती। पता चला कि पिछली कॉकटेल पार्टी के बाद उसे इस रहस्यमयी आदमी में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। दोनों परिवारों के बीच आपसी रिश्ते की वजह से वो अर्णव के साथ दूरी कम करना चाहती थी, लेकिन फिर पता चला कि ये आदमी जादुई तरीके से गायब हो गया था और न तो कंपनी में मिला, न ही प्राचीन चिकित्सा गार्डन में। जिज्ञासावश उसने तुरंत लोगों को पूछताछ करने के लिए भेजा और आखिरकार उसे पता चला कि अर्णव राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज स्कूल आया था और उसने यहां एक पार्टी भी रखी थी जिसमें इरा कक्कर को बुलाया था। तो वो तुरंत कौशल चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती एंटरटेनमेंट कंपनी का जनरल मैनेजर था, को साथ लेकर वहां पहुंची। पहले तो मैं सिर्फ मजे करने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्णव इतना अच्छा गाएगा। आलिया इस आदमी के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक होती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो और क्या नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद स्टेज पर फूल चढ़ाने गई। ठीक है, चलो नीचे चलकर बात करते हैं। ये बात करने की जगह नहीं है। अर्णव को लाइमलाइट में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वो इरा कक्कर और आलिया को स्टेज से नीचे ले गया और सीधे उस टेंट में चला गया जो वीआईपी रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अंदर जाने से पहले आलिया ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को अंदर आने का इशारा किया। मैनेजर कौशल, आइए और इनसे मिलिए। ये बहुत बड़े आदमी हैं, मिस्टर अर्णव बुफान, ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के चेयरमैन। वहां बहुत शोर था और आलिया की आवाज बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन कौशल के कानों में जैसे बिजली कड़क गई। हैरानी की बात है कि ये नौजवान उसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक था जिसके पास अरबों की संपत्ति थी। नमस्ते मिस्टर अर्णव, मैं कौशल, चक्रवर्ती ग्रुप फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी का मैनेजर हूं। भविष्य में मैं मिस्टर अर्णव से और ज्यादा मदद की उम्मीद करूंगा। कौशल ने बहुत इज्जत से बात की। अपनी उम्र की वजह से दूसरे आदमी को कम समझने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले, अर्णव अब ऊंची क्लास में बहुत मशहूर है और उसकी ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी राजगढ़ शहर की अकेली ऐसी कंपनी है जिसकी संपत्ति अरबों से ज्यादा है। दूसरे, आलिया ने चक्रवर्ती परिवार के खास बच्चों के बीच एक सख्त आदेश जारी किया था।
किसी को भी अर्णव को नाराज करने की इजाजत नहीं थी, वरना उसके साथ परिवार के नियमों के हिसाब से निपटा जाएगा। अब उदय चक्रवर्ती अभी भी जेल में है और बाहर नहीं आया है। वह, जो एक दूर का रिश्तेदार है, उसके सामने इस बेरहम आदमी को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अर्णव मुस्कुराया और बोला, मिस्टर चक्रवर्ती, आप बहुत ज्यादा इस दे रहे हैं। वो हमेशा से ऐसा इंसान रहा है जो इस देने वाले को इस देता है। आलिया मुस्कुराई और बोली, किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या पिछली बार तुम्हारे 2 आर्टिस्ट शेड्यूल की वजह से ब्रदर्स फिल्म एंड टेलीविजन के साथ काम करने से चूक नहीं गए थे? मैंने सुना है कि वे आज यहां होंगे, इसलिए मैंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है और चेयरमैन अर्णव से उनकी देखभाल करने के लिए कहा है। कौशल ने कहा, हाँ चेयरमैन अर्णव, हमारे 2 आर्टिस्ट पिछली कॉकटेल पार्टी से वापस नहीं आ पाए थे। ये दुख की बात है कि हमने वो मौका खो दिया। वे आज स्कूल पार्टी में आए हैं। मैं उन्हें अभी आपसे मिलवाने के लिए बुलाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें एक और मौका देंगे। वो चक्रवर्ती ग्रुप फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और किसी भी कलाकार की जानकारी उनके कंट्रोल में है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुशाल वर्धन और 2 अन्य लोगों को भेजा। कौशल ने अपने बगल में बैठे सेक्रेटरी से कहा, जाओ और उन्हें बुलाओ। इस समय कुशाल वर्धन और कृतिका रोय गेस्ट टेबल पर बेचैन होकर बैठे थे। उनकी जगह टेंट से ज्यादा दूर नहीं थी। गैप से वे धुंधला सा देख सकते थे कि अर्णव और आलिया बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि उनके बॉस कौशल उनके बगल में झुके हुए थे, कमर सीधी करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक भाव था, ये सम्मान का भाव था। ये नजारा देखकर एक बेवकूफ भी समझ जाता कि क्या हुआ है। दोनों लोगों का दिल तेजी से डूब गया। उन्होंने किस तरह के बड़े आदमी को नाराज कर दिया? इस समय उन्हें सेक्रेटरी ने बुलाया और वे सिर्फ बेचैनी से कौशल के पास आए और बेचैनी से कहा, मैनेजर कौशल, क्या आपने हमें बुलाया था? कौशल ने कहा, मैं आप दोनों को मिलवाता हूं। ये ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के चेयरमैन और हमारे भविष्य के बॉस मिस्टर अर्णव है। जब कुशाल वर्धन और कृतिका रोय ने यह खबर सुनी तो उनके पैर कांपने लगे और वे लगभग जमीन पर गिर गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नाटक मेरे होने वाले बॉस पर ही लागू होगा। अभी अभी मैं किसी को स्कूल से निकालने के लिए चिल्ला रहा था। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? कोई हैरानी नहीं कि वो गाने की महारानी इरा कक्कर को यहां गाने के लिए बुला सकता है। पता चला कि वही बड़ी बॉस है। उसी समय मैंने मन ही मन तुम्हें कोसा। एक बड़ा बॉस जिसकी नेटवर्थ अरबों में है, एक क्लब में एक जवान मॉडल जो ईमानदार नहीं है, और तुम यहां टीचर बनने क्यों आए? क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये अमीरों की कोई अजीब आदत है? अर्णव ने अभी कहा कि उसके स्टेज पर आने के बाद उन दोनों में स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होगी। उन्हें लगा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब उन्हें पता चला कि सब कुछ सच है। इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी कि उस बड़े बॉस को नाराज करके सत्ता में आ गए, जिसे चक्रवर्ती परिवार भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्टर अर्णव, मुझे माफ कर दीजिए। हम अंधे हो गए थे और हमने आपको नाराज किया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ मिस्टर अर्णव, हमें सच में नहीं पता था कि आप हैं, नहीं तो हम 100 हिम्मत होने पर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। वे दोनों एक साथ अर्णव के सामने आए और भीख मांगने लगे। यह सुनकर आलिया का चेहरा बदल गया। क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों ने मिस्टर अर्णव को नाराज किया? मैं आलिया की गुस्से वाली नजरें देखकर वे दोनों हिचकिचाए और बहुत देर तक एक पूरा वाक्य नहीं बोल पाए। आलिया सच में बहुत नाराज थी। उसने आखिरकार अर्णव के साथ रिश्ता ठीक किया था, लेकिन इन दोनों ने फिर से ऐसी घटना कर दी। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हो रहा है। मुझे बताने दो। बल्ली सिंह टेंट के बाहर से आया। वो अर्णव को बधाई देने आया था और इत्तेफाक से इस घटना में फंस गया। बात ऐसी है कि उसने कुछ भी नहीं छिपाया। हर्ष विरमानी की अर्णव के साथ शर्त से लेकर जब वे कुशाल वर्धन और कृतिका रोय को पीछे पहाड़ पर फील्ड गेम खेलते हुए मिले, सब कुछ बता दिया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अर्णव पर इस तरह कीचड़ उछालने की? आलिया अचानक गुस्से में आ गई। उसने स्वाभाविक रूप से बल्ली सिंह की बातों पर विश्वास किया। अर्णव ने तो खुद के जैसी टॉप ब्यूटी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो कृतिका रोय को कैसे परेशान कर सकता है? अगर तुम्हें स्टार कॉम्प्लेक्स है तो इरा कक्कर तुम्हारे ठीक बगल में है, जो चाहती है कि वो अर्णव के बिस्तर पर चढ़ जाए। तुम कृतिका रोय जैसी स्कैंडल वाली औरत के पास क्यों जाओगे? मैम, प्लीज शांत हो जाइए। हमें पता है कि हमने गलती की है। हमें सच में पता है कि हमने गलती की है। कुशाल वर्धन और कृतिका रोय धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े। चक्रवर्ती परिवार के कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि आलिया कौन है, और वे ये भी जानते हैं कि ये लड़की कितनी बेरहम है। इस समय दोनों लोगों के चेहरे डर से भरे हुए थे और उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। किसे पता था कि उन्हें एक फील्ड बैटल में अर्णव जैसा बेरहम इंसान मिलेगा। मैंने सोचा था कि जब मैं राजगढ़ शहर लौटकर ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्वाइन करूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बस आत्महत्या कर लूंगा। आलिया ने ठंडे लहजे में कहा,
अगर तुमने मिस्टर अर्णव को नाराज किया है तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मुड़कर कौशल की ओर देखा। तुम जानते हो कि क्या करना है ना? इस समय कौशल के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, न सिर्फ इसलिए कि कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय उसके आर्टिस्ट थे, बल्कि सबसे जरूरी बात यह थी कि हर्ष विरमानी भी इसमें शामिल था। आलिया ने उसे बार बार अर्णव को उकसाने से मना किया था और उसने ऐसा किया भी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका साला ऐसा कुछ करेगा। इस पल वो चाहता था कि वो हर्ष विरमानी को खींच कर लाए और उसे लात मारकर जान से मार दे। कमीने, तुम अपने जीजा को धोखा क्यों दिया? मिस, मैं समझ गया। कौशल ने कुशाल वर्धन और उन दोनों से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों आज से पूरी तरह से बैन हो। भविष्य में फिर से खुद को शर्मिंदा करने के बारे में सोचना भी मत। कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय हैरान रह गए और जमीन पर गिर पड़े। वे आमतौर पर चक्रवर्ती परिवार की ताकत पर भरोसा करते थे और दूसरों को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि चक्रवर्ती परिवार कितना शक्तिशाली है। अगर वे उन्हें रोकना चाहें तो वे इस जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिस्टर अर्णव, मिस, कृपया हमें एक और मौका दे। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे दोनों फिर से भीख मांगना चाहते थे, लेकिन आलिया ने हाथ हिलाया और 2 बॉडीगार्ड पीछे से आए और उन्हें बाहर खींच ले गए। मिस्टर अर्णव, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं आपको जरूर एक स्पष्टीकरण दूंगा। मैनेजर कौशल जानता था कि इस मामले को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आलिया को पता चलने से पहले इसे संभालना आसान होगा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से टेंट से बाहर भागा। थोड़ी ही देर में वो हर्ष विरमानी को कॉलर पकड़कर बाहर से खींच लाया। जीजा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी छोड़ो। ये एक स्कूल है और मैं वाइस प्रिंसिपल हूं। कृपया मुझे थोड़ी इज्जत दो। हर्ष विरमानी बाहर बैठा था। उसे नहीं पता था कि टेंट के अंदर क्या हुआ या अर्णव की पहचान क्या है। हरामखोर, तू किस तरह का बकवास वाइस प्रिंसिपल है? कौशल इस कमीने साले पर लगभग आग बबूला हो गया था। उसने हाथ उठाया और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे और फिर उसके घुटने पर लात मारी। घुटने टेको और मिस्टर अर्णव से माफी मांगो। आलिया बहुत समझदार औरत है, नहीं तो वो इतनी कम उम्र में चक्रवर्ती परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाती। दोनों लोगों के नाम और कौशल के रिएक्शन से हम पहले ही समझ गए थे कि क्या हुआ होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि कौशल इतना समझदार था, तो उसे खुद ही इसे संभालने दो। जीजा जी, क्या आपने कोई गलती की है? मैं वाइस प्रिंसिपल हूं और वो सिर्फ एक टीचर है। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? हर्ष विरमानी उलझन में दिख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीजा इतना गुस्सा क्यों है और उससे अर्णव से माफी मांगने के लिए क्यों कह रहा है। तुम्हें पता है क्या बकवास है? ये मिस्टर है। गुस्से में कौशल सच बताने ही वाला था, लेकिन अर्णव ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। वो इस स्कूल में टीचर बनकर रहना चाहता था और शहर में कोई मुसीबत खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है मैनेजर चक्रवर्ती, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। अर्णव ने मुस्कुराते हुए हर्ष विरमानी को देखा। वाइस प्रिंसिपल, अब जब आपके किराए के एक्टर चले गए हैं तो क्या आप हमारी शर्त हार गए? हर्ष विरमानी का बूढ़ा चेहरा सुअर के जिगर जैसा हो गया। उसे पता था कि अगर कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय आज की शर्त खेलते भी तो भी वो जरूर हार जाता। इस समय वो सिर्फ कौशल से मदद मांग सकता था। जीजा जी, इससे पहले कि वो अगले शब्द कह पाता, कौशल ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो और वही करो जो मिस्टर अर्णव ने कहा है। मेरे जीजा जी। हर्ष विरमानी दुखी दिख रहा था, लेकिन उनका परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए कौशल पर निर्भर था और इस जीजा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मानो या न मानो। कौशल बहुत परेशान था। अगर वो आलिया के बोलने का इंतजार करता तो चीजें इतनी आसान नहीं होती और उसकी पोजीशन पर भी असर पड़ सकता था। मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। अपने जीजा की जानलेवा नजरें देखकर हर्ष विरमानी सच में डर गया और टेंट से बाहर निकल गया। कौशल ने हाथ हिलाया और 2 बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे बाहर गए। साफ है कि उन्हें डर था कि वो भाग जाएगा। जैसे ही हर्ष विरमानी घर से निकला, पार्टी का इंचार्ज टीचर दौड़ता हुआ आया। वाइस प्रिंसिपल, अगला शो कौन करेगा? असल में पहला प्रोग्राम कुशाल वर्धन और कृतिका रॉय को करना था। अब जब अर्णव ने ये नियम तोड़ दिया है तो ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मुझे नहीं पता कि अगले प्रोग्राम में कौन होना चाहिए। ये ठीक है कि अभी सीन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अब जब सब शांत हो गए हैं तो शो को जारी रखने का समय है। हर्ष विरमानी ने टीचर को नजरअंदाज किया और स्टेज पर चढ़ गया। टीचर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वाइस प्रिंसिपल क्या कर रहा है। क्या वो खुद शो करना चाहता है? ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स और टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर्ष विरमानी को स्टेज पर आता देखकर सबकी नजरें उस पर टिक गई। हर्ष विरमानी ने माइक्रोफोन उठाया, स्पॉटलाइट के नीचे कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया
आखिरकार उसने दांत पीसे, माइक्रोफोन में 3 बार भौंका, फिर माइक्रोफोन गिरा दिया और स्टेज से भाग गया। ऑडियंस में सब हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? वाइस प्रिंसिपल अचानक ऊपर गया और कुत्ते की तरह 3 बार भौंका। क्या ये कोई शो है या उसे कोई दिमागी बीमारी है? इस अचानक हुए सीन ने सबको कंफ्यूज कर दिया। शुक्र है होस्ट ने जल्दी से जवाब दिया। उसने माइक्रोफोन उठाया और ऑडियंस से कहा, प्यारे टीचर्स और क्लासमेट्स, अभी आप सबकी इंतजार की बेचैनी कम करने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने आप सबसे बात की। ये एक मजाक था। शो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जल्दी शुरू करो। हम भी टीचर अर्णव और इरा कक्कर का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। किस्मत से अर्णव ने स्टेज को शांत नहीं होने दिया और इरा कक्कर को फिर से स्टेज पर आने और खुद एक गाना गाने का इंतजाम किया, जिससे दर्शकों का मूड जल्दी ठीक हो गया। कौशल ने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर अर्णव, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा साला आपको इतनी परेशानी देगा। मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं। अर्णव ने हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो, उसे फिर से स्कूल में मत आने देना। चिंता मत करो, मैं कल उससे इस्तीफा देने के लिए कहूंगा और वादा करता हूं कि वो फिर कभी आपके सामने नहीं आएगा। कौशल ने चुपके से राहत की सांस ली। मामला संतोषजनक ढंग से निपट गया और आखिरकार उसने अपने सामने वाले आदमी को गुस्सा नहीं दिलाया। फिर वो वहां नहीं रुका और अपने बॉडीगार्ड और हर्ष विरमानी के साथ सीधे स्कूल से चला गया। आलिया और अर्णव एक साथ बैठे और थोड़ी देर प्रोग्राम देखा। फिर उन्होंने भी अलविदा कहा और वापस चले गए। इरा कक्कर के आने के बाद किसी ने कुशाल बर्धन और कृतिका रॉय के बारे में नहीं पूछा। पूरी पार्टी बहुत आसानी से चली और रात करीब 10 बजे सफलतापूर्वक खत्म हुई। हालांकि पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र काफी देर तक जाने को तैयार नहीं थे। वे बस इरा कक्कर का नाम चिल्ला रहे थे। स्कूल टीचर ने उन्हें काफी देर तक समझाया, तब जाकर सब हॉस्टल लौटे। एक अंधेरे कोने में काले कपड़े पहने एक गोरा आदमी सेल फोन डायल कर रहा था। हेलो मिस्टर कार्लोस, मैं भारत आ गया हूं और अभी अभी एक शानदार शो देखा है। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मिस्टर प्रेडेटर, लगता है आप अपना मिशन भूल गए हैं। नहीं नहीं, मैं एक बेहतरीन एजेंट हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे भूल सकता हूं? गंजे आदमी ने कहा, लाइव पार्टी के दौरान मैंने पहले ही उस टारगेट को ढूंढ लिया था जिससे हमें निपटना था और मुझे उसकी स्थिति की साफ तस्वीर मिल गई थी। फोन पर दूसरे आदमी ने कहा, तो क्या तुम्हें चौहान मंडप से या भारत के स्पेशल डिपार्टमेंट के दूसरे सुरक्षा कर्मियों में से कोई मिला? गंजे आदमी ने कहा, नहीं, यहां सब कुछ बहुत शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चौहान मंडप के लोगों का कोई निशान नहीं है। शायद उनकी सारी ताकत सब हमारी तरफ है। फोन पर आदमी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? हमने जिन्हें पहले भेजा था वे नाकाम हो गए। गंजे आदमी ने कहा, वे हमारे बाहरी लोग थे। शायद वे बहुत बेवकूफ थे या शायद वे बदकिस्मत थे और भारतीय पुलिस से टकरा गए। संक्षेप में, यहां सब कुछ शांत है। कृपया मेरी प्रोफेशनल काबिलियत पर भरोसा करें। यहां सच में चौहान मंडप के या दूसरे एजेंट नहीं है। फोन पर दूसरे आदमी ने कहा, ठीक है, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। जल्दी से वापस आ जाओ और कल हमारी टीम के आने का इंतजार करो ताकि टारगेट पर हमला किया जा सके। गंजे आदमी ने कहा, मिस्टर कार्लोस, मुझे लगता है कि यह मिशन बहुत आसान है। टीम को भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम ही काफी है। फोन पर दूसरे आदमी ने कहा, तुम अभी भी भारत को कम आंक रहे हो। शायद कई छिपी हुई चीजें हैं जो तुमने अभी तक नहीं खोजी है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। गंजे आदमी ने उदास चेहरे से कहा, मिस्टर कार्लोस, कृपया मुझ पर भरोसा करें। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं कल उस गर्ल को आपके सामने ले आऊंगा। आप टीम की खास बात भी जानते हैं, यह हमारा राज है। अगर मुमकिन हो तो हमें इसे जाहिर न करने की कोशिश करनी चाहिए। फोन पर आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया और यह साफ था कि गंजे आदमी की बातों ने उसे प्रभावित किया। ठीक है, मैं तुम्हें कार्रवाई करने का मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम भी हो जाओ तो भी कोई सबूत नहीं छोड़ना। चिंता मत करो मिस्टर कार्लोस, हालांकि हमारी टीम एक्स जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से एलीट में सबसे एलीट है और फेल नहीं हो सकते। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो भी हम कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ेंगे। हमारी इस टीम में सिर्फ मरे हुए सैनिक हैं। ठीक है, जब तुम ये करो तो सावधान रहना। आखिर स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर साफ होने चाहिए। मिस्टर कार्लोस, हम प्रोफेशनल हैं, आप चिंता न करें। भारत में पूरब और पश्चिम नाम की एक चाल है, मैं बाद में उनके लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। गंजे आदमी ने यह कहकर फोन काट दिया। अंधेरे में उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल एक अमीर लोगों का स्कूल है और यह ज्यादा समय पहले नहीं बना था। स्टूडेंट्स के हॉस्टल बहुत अच्छी हालत में है। वे अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हर कमरे में 2 लोग रहते हैं। हर बिल्डिंग में 10 मंजिलें हैं। जिया और रिद्धि एक ही हॉस्टल में रहती थी। पार्टी के बाद वे हाथ में हाथ डालकर हॉस्टल बिल्डिंग की ओर चली।
हालांकि दोनों कुछ ही समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, लेकिन वे बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं और अच्छे दोस्त हैं जो हर बात करते हैं। रिद्धि ने कहा, जिया, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर अर्णव इतने अच्छे क्यों हैं? उनके पास अच्छी मेडिकल स्किल्स है, वो बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। दुनिया में ऐसा शानदार आदमी कैसे हो सकता है? जिया मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? क्या तुम उन पर फिदा हो गए हो? रिद्धि ने दुख से कहा, अगर मैं फिदा हो भी गई तो क्या? टीचर अर्णव की गर्लफ्रेंड है और वो बहुत बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ अगर उसकी गर्लफ्रेंड है? उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम अभी भी उसे पटा सकती हो। रिद्धि ने आह भरी और कहा, मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन टीचर अर्णव ने कहा कि एक बार जब आप टीचर बन जाते हैं तो आप हमेशा एक पिता की तरह होते हैं, इसलिए मैंने तुरंत अपना विचार छोड़ दिया। दोनों ने बातें की, हंसी मजाक किया और अपने हॉस्टल लौट आई। दरवाजा बंद करने के बाद वे तैयार होने लगी। जैसे ही वे सोने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहे हो? रिद्धि ने चप्पल पहनी और दरवाजा खोलने की तैयारी की। आमतौर पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में किसी का भी आना जाना बहुत आम था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 1 मिनट रुको। जिया ने उसे पीछे खींच लिया। किसी वजह से उसे दरवाजे पर दस्तक देने में कुछ गड़बड़ लगी। दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति से उसे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। ये एक योद्धा की खास समझ होती है। क्या हुआ जिया? शायद बगल वाली कुछ उधार लेना चाहता हो। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ मत कहना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रुको, मैं पूछती हूं कि कौन है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे पर कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं था। जिया दरवाजे पर आई और बाहर वाले से कहा, कौन है? क्या बात है? मैं नीचे वाले हॉस्टल से हूं। तुम्हारे कमरे में पानी टपक रहा है, मैं देखने आया था कि क्या हो रहा है। बोलने वाली आवाज एक औरत की थी, लेकिन वो थोड़ी अजीब लग रही थी। जिया का चेहरा अचानक बदल गया। एक प्रोफेशनल अंडरकवर ऑफिसर होने के नाते उसने आने से पहले ही इस बिल्डिंग की स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था। नीचे स्कूल के सफाई कर्मचारियों का गोदाम है और रात में वहां कोई नहीं रहता। जल्दी से टीचर अर्णव को फोन करो और उन्हें बताओ कि यहां कुछ गड़बड़ है। जिया ने रिद्धि से फोन करने को कहा, जबकि वो पूरी सावधानी से दरवाजे को घूर रहा था। ओह, रिद्धि को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और घबराकर अर्णव को फोन किया। जैसे ही कॉल डायल हुआ, दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और किसी ने उसे लात मारकर खोल दिया। स्टेज में टीचरों ने अपना काम खत्म किया और देखा कि स्टूडेंट अपने हॉस्टल में लौट आए थे और सब आराम करने के लिए वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी पल किसी ने अचानक चिल्लाया, ये अच्छा नहीं है, लड़कियों की बिल्डिंग नंबर 3 में आग लग गई है। पूरे स्कूल में 6 हॉस्टल हैं, 3 लड़कों के लिए और 3 लड़कियों के लिए। जिस हॉस्टल में आग लगी थी वो लड़कियों का तीसरा हॉस्टल था। चिल्लाने की आवाज सुनकर सबने ऊपर देखा और पाया कि बिल्डिंग 3 की 8वीं मंजिल से शुरू होकर आग की लपटें दिख रही थी और ऊपर की 3 मंजिलों से घना धुआं निकल रहा था। लोगों के दिलों में आग का एक जन्मजात डर होता है, खासकर स्कूलों जैसी भीड़ वाली जगहों पर। एक बार आग लगने पर यह बहुत डरावनी चीज होती है। अचानक वहां अफरातफरी मच गई। कुछ लोगों ने फायर अलार्म बजाना शुरू कर दिया और कुछ ने स्कूल में अलार्म बजाना शुरू कर दिया ताकि स्टूडेंट जल्दी से हॉस्टल की बिल्डिंग खाली कर दें। आग बुझाओ सब लोग, जल्दी करो और आग बुझाओ। प्रिंसिपल गिल आज शारीरिक परेशानी के कारण स्कूल के सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए। हर्ष विरमानी को ले जाया गया और वरुण पूरे सीन में सबसे ऊंचे रैंक वाला स्कूल लीडर बन गया। वो वही खड़ा रहा, हिल नहीं रहा था, लेकिन बेचैनी से दूसरों को आग बुझाने दे रहा था। अर्णव असल में लोगों को बचाने के लिए ऊपर जाने वाला था, लेकिन उसी पल उसके सेल फोन की घंटी बजी। जब उसने रिद्धि की रोने की आवाज सुनी तो अर्णव का चेहरा तुरंत बदल गया और उसे एहसास हुआ कि कंट्री एम कार्रवाई कर रहा है। आग बिल्डिंग 3 में लगी थी, रिद्धि बिल्डिंग 1 में रहती थी। उसे एहसास हुआ कि यह दूसरी पार्टी की बाग को पहाड़ से दूर ले जाने की चाल है और वो तुरंत एक पल में उस जगह से गायब हो गया। आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ, वरुण चिल्लाया और अर्णव को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा, ये सोचते हुए कि अगर ये आदमी पागल होकर लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग में घुस जाए तो सबसे अच्छा होगा, अगर वो सीधे जलकर मर जाए तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसने बहुत देर तक पीछे देखा पर किसी का कोई निशान नहीं दिखा, इसलिए वो खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। ये कमीना मुश्किल समय में बहुत तेजी से भाग सकता है। लड़कियों के हॉस्टल की बिल्डिंग में दरवाजा लात मारकर खोलने के बाद दरवाजे के सामने 3 लोग दिखाई दिए। वे तीनों गंजे और लंबे थे। उनकी मांसपेशियां ऐसी थी जैसे स्टील की बनी हो और वे जबरदस्त ताकत से भरे दिख रहे थे। जिया को उन तीनों लोगों से बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। वो अपने पीछे रिद्धि की रक्षा कर रही थी। अब सबसे जरूरी बात थी समय बिताना और अर्णव के आने का इंतजार करना। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? उसने दिखाया कि जब कोई आम औरत खतरे का सामना करती है
तो कैसे कांपती है। उसकी आंखों में डर था। आगे वाले गंजे आदमी ने एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर महिला, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। जल्दी से रास्ते से हट जाओ, हमें सिर्फ तुम्हारे पीछे वाली औरत चाहिए। जिया कांपते हुए बोली, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें किसने भेजा है? क्या किसी ने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया है? हम भी तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, प्लीज हमें चोट मत पहुंचाओ। सुंदर महिला, तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो। जो मैं कहता हूं जल्दी करो, वरना तुम अपनी जान गंवा दोगी। शिकारी ने अपने बगल के दो बड़े आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया, टारगेट को ले जाओ। यह कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसके दोनों आदमी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसे तो यह भी लगा कि आज का काम बहुत आसान था, बिना किसी मुश्किल के, और उसे नाकामयाबी का एहसास नहीं हुआ। तुम यहां से निकल जाओ। दोनों बड़े आदमी एक साथ डॉर्मेट्री में घुसे। वे बहुत मोटे थे और अंदर आने के बाद थोड़ी भीड़ लग रही थी। उनमें से एक ने जिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और दूसरे ने रिद्धि को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शिकारियों की तरह उन्होंने भी अपने सामने की दो कमजोर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके हाव भाव लापरवाह थे और उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे टीम एस के सदस्य हैं और उन्होंने अनगिनत मिशन पूरे किए हैं। इसी वजह से वे बहुत घमंडी हैं। लेकिन इस पल कमरे में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक तेज खंजर ने तुरंत एक गंजे आदमी का गला भेद दिया। उस बड़े आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने की भारतीय महिला, जो मुर्गी जितनी कमजोर थी, उसके पास इतनी तेज फुर्ती और इतनी जबरदस्त हमला करने की ताकत हो सकती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पलटवार करने में बहुत देर हो चुकी थी और उसकी गर्दन पर खून के छेद से झरने की तरह लाल खून बह निकला। आखिरकार रिद्धि सिर्फ एक आम लड़की थी। जब उसने पहली बार ऐसा खूनी मंजर देखा तो वो डर के मारे चिल्लाई। दूसरे बड़े आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन इस पल जिया का खंजर पहले ही उसकी बाई छाती में घुस चुका था और तुरंत उसके दिल को भेद दिया। वो बड़ा आदमी चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। मुख शिकारी दरवाजे से पीछे मुड़ा और जमीन पर गिरे दोनों आदमियों और खूनी जिया को देखा और उसके होठों का कोना फड़का। खूबसूरत लड़की, मैंने सच में तुम्हें कम आंका। अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो तुम भारत के स्पेशल डिपार्टमेंट से हो, है ना? इस खोज से वो हैरान रह गया। उसने सोचा था कि भारत से कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ था और वो इसे देख नहीं पाया। जिया ने कहा, तुम अब जल्दी करो, अभी भी जल्दी निकलने का समय है, वरना बाद में तुम निकल नहीं पाओगे। खूबसूरत लड़की, बेशक मुझे जाना है, लेकिन मुझे तुम दोनों को अपने साथ ले जाना है। शिकारी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके शरीर से एक जबरदस्त आभा निकली और उसने अपना बड़ा हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ाया। जिया के हाथों में खंजर से रोशनी की एक धार निकली और तुरंत शिकारी के बड़े हाथ पर लगी। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान किया वो ये थी कि तेज खंजर शिकारी की हथेली को भेद नहीं पाया। पता चला कि उस आदमी ने 2 दस्ताने पहने हुए थे, जो कंट्रियम द्वारा बनाया गया लेटेस्ट हाईटेक प्रोडक्ट था, जिसमें बहुत ज्यादा मजबूत बचाव की क्षमता थी। शिकारी ने अपने दाहिने हाथ से खंजर पकड़ा और अपने बाएं हाथ से अचानक ही शुआंग के चेहरे पर मुक्का मारा। जिया के पीछे रिद्धि थी। इस समय छिपने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ आगे मुक्का मार सकता था। 2 मुक्के, एक बड़ा और एक छोटा, आपस में टकराए। एक जोरदार आवाज के साथ जिया 3-4 कदम पीछे हट गई और शिकारी को भी बार बार झटका लगा। खूबसूरत लड़की, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। शिकारी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आई और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पॉप की आवाज आई और धुएं का एक गुबार निकला। अपार्टमेंट बिल्डिंग में जगह कम थी। जिया को खतरा महसूस हुआ, लेकिन छिपने में बहुत देर हो चुकी थी। उस पर धुआं छिड़का गया और उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। जब धुआं छंटा तो शिकारी ने अपने चेहरे पर घमंड भरे भाव से कहा, सुंदर लड़की, तुम्हारे भारतीयों की एक कहावत है कि अकल से ज्यादा ताकत से हमला करना बेहतर होता है। ये सच में एक समझदारी वाली बात है। अब तुम मेरा कहना मानो। असल में वो सिर्फ रिद्धि को अकेले पकड़ना चाहता था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि जिया स्पेशल डिपार्टमेंट से है तो वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने अपने दोनों बड़े हाथ बढ़ाए और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया, एक को बाई ओर से और दूसरी को दाई ओर से। जिया विरोध करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई ताकत नहीं जुटा पाई और जान गई कि उसे जहर दिया गया है। रिद्धि की आंखों में डर था। वो सिर्फ एक आम लड़की थी जिसमें लड़ने की कोई काबिलियत नहीं थी। वो सिर्फ जिया का हाथ कसकर पकड़ सकती थी। शिकारी के चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती गई, लेकिन उसी पल पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अपना पंजा पीछे कर ले, वरना मैं उसे फाड़ दूंगा। शिकारी चौंक गया। वो भी एक माहिर था
और उसकी इंद्रियां बहुत तेज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके पीछे है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींचे, अचानक मुड़ा और बचाव की मुद्रा बनाई। इस समय उसके पीछे 20 साल का एक जवान भारतीय लड़का खड़ा था, जो उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। छोटे, तुम्हें आज अपने इस बेवकूफी भरे बर्ताव पर पछतावा होगा। शिकारी के बोलने के बाद धुएं का एक और गुबार निकला, जिसने जल्दी से अर्णव को ढक लिया। दूसरे पक्ष को धुएं में घिरा देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि यह कोई ताकतवर इंसान होगा, लेकिन वह तो एक बेवकूफ निकला। लेकिन उसी पल धुएं में से अचानक एक बड़ा हाथ निकला और उसकी गर्दन पर जोर से मारा। हालांकि शिकारी लंबा और बड़ा दिख रहा था, जिसका वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा था, लेकिन अर्णव के हाथों में वो एक मुर्गी से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे पल भर में ऊपर उठा लिया गया। तुम ठीक कैसे हो? शिकारी यही सोच रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसका गला घोंट दिया गया था और वो कोई आवाज नहीं निकाल सका। यह दवा उनके खास डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक नया प्रोडक्ट है। इसे अनगिनत बार टेस्ट किया गया है और इसका 100% लकवा मारने वाला असर होता है। जो भी इस धुएं की चपेट में आएगा वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसके सामने वाला आदमी साफ तौर पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि हैरानी की बात है कि वो बहुत ताकतवर था। अर्णव अपने मुंह से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। यह साफ था कि वो कंट्री एम के स्पेशल डिपार्टमेंट से था। पूछने या न पूछने में कोई फर्क नहीं था। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसे बड़े गंजे सिर पर रखा। उसने हल्का सा जोर लगाया और एक क्लिक के साथ उसने जोर से गर्दन तोड़ दी। शिकारी आखिरी पल तक घूरता रहा। पता चला कि दूसरी पार्टी ने आदमियों का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि बहुत ताकतवर मास्टर्स का इंतजाम किया था। यह वही था जिसने बेवकूफी से उन्हें दरवाजे पर भेजा और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अर्णव ने अपने हाथ हटा लिए और शिकारी का लंबा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वो 2 लड़कियों जिया और रिद्धि की तरफ मुड़ा। तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं। शुक्र है कि तुम समय पर आ गए। जिया ने कुछ बार कोशिश की, लेकिन वो अभी भी कमजोर थी और खड़ी नहीं हो पाई। अर्णव, मुझे नहीं पता कि यह आदमी क्या स्प्रे कर रहा है और अब मुझमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अर्णव ने कहा, डरो मत, यह कोई जहरीली चीज नहीं है, यह बस एक ताकतवर एनेस्थेटिक है। जैसे ही उसने कहा, वो आगे बढ़ा और जिया का बायां हाथ पकड़ा। अराजक ऊर्जा शांति से गुजरी और तेजी से शरीर से एनेस्थेसिया को बाहर निकाल दिया। ये लोग सच में बहुत चालाक है। जिया को अपनी ताकत वापस मिल गई और उसने शिकारी के कूल्हे पर जोर से लात मारी। रिद्धि खड़ी हुई और परेशान होकर बोली, टीचर अर्णव, क्या मेरे पापा खतरे में नहीं है? चिंता मत करो, क्योंकि वे तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। इसका मतलब है कि वे तुम्हारे पिता से जानकारी लेना चाहते हैं। अभी तक उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अर्णव ने कहा, तुम लोग पहले बाहर जाओ। आज की बातें सीक्रेट रखी जाएंगी। मैं सब संभालूंगा। जिया ने सिर हिलाया और रिद्धि को कमरे से बाहर खींच लिया। अर्णव तीनों लाशों को बाथरूम में ले गया और एक जादुई आग निकली, जिसने कुछ ही सेकंड में उन्हें राख बना दिया और फिर उन्हें सीवर में बहा दिया। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजे पर खड़े 2 लोगों से कहा, चलो, बाहर आग लगी है। ये शायद इन लोगों के साथी हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं। ये सोचकर कि शिकारी के स्कूल में और भी साथी छिपे हो सकते हैं, अर्णव ने उन दोनों को कमरे में नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ बाहर ले गया। बिल्डिंग 3 में फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई थी और आग और तेज होती जा रही थी। हालांकि ज्यादातर छात्र बच गए थे, फिर भी कुछ लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे। खासकर 10वीं मंजिल पर कई लड़कियां कमरे में आग से बचने के लिए बालकनी में इकट्ठा हो गई थी। वे क्लास 5 ग्रेड 2 की लिटिल स्पैरो, जली और बाकी थी। पता चला कि दूसरे साल की क्लास 5 की छात्राएं मुख्य रूप से बिल्डिंग 3 में थी और रिद्धि और जिया जैसी बाद की क्लासमेट बिल्डिंग 1 में थी। कॉन्सर्ट के बाद कई लड़कियां जो आमतौर पर अच्छी दोस्त थी, वे अर्णव के लिए अपनी तारीफ और प्यार को रोक नहीं पाई। इसलिए वे बातें करने के लिए एक कमरे में इकट्ठा हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक आग लग जाएगी। बचाओ, जल्दी मेरी मदद करो। छोटी गौरैया यानी कि लिटिल स्पेरो बालकनी में छिपी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। कमरे में आग और तेज होती जा रही थी और तापमान भी बढ़ता जा रहा था। शुक्र है कि वे बाहर थी और उन्हें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। नीचे कई स्टूडेंट जमा हो गए और कई लड़कियां वरुण के चारों ओर बेचैनी से जमा हो गई, चिल्लाते हुए, डायरेक्टर वरुण, जल्दी करो और लोगों को बचाओ। छोटी गौरैया, जली और बाकी सब ऊपर है। इतनी बड़ी आग में तुम मुझसे लोगों को बचाने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या इसका नतीजा मौत नहीं होगा? वरुण ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है और फायर ब्रिगेड जल्द ही यहां आ जाएगी। एक लड़की ने बेचैनी से चिल्लाया, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। वे अभी खतरे में हैं। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि वे खतरे में हैं।
अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या ये उतना ही खतरनाक नहीं होगा? डायरेक्टर वरुण, तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? तुम एक टीचर हो और अब तुम्हारे स्टूडेंट खतरे में हैं। क्या तुम्हें उन्हें बचाने के तरीके नहीं सोचने चाहिए? टीचर अर्णव यहां नहीं है, नहीं तो वो जरूर लोगों को बचाने के लिए ऊपर जाते। आखिरी वाक्य ने तुरंत वरुण के फेफड़ों को चोट पहुंचाई और वह चिल्लाया, तुम्हें अभी भी ये कहने की हिम्मत है कि अर्णव नाम का आदमी? आग लगने के बाद वो खरगोश से भी तेज भागा। मैं कम से कम यहां रुका और पुलिस को फोन किया। वो किसी औरत के बिस्तर में मजे कर रहा था। उसे मुझसे तुलना क्यों करनी चाहिए? तभी वरुण, ये मत सोचो कि दूसरे भी तुम्हारी तरह गंदे हैं। अर्णव तेजी से आगे बढ़ा। उसे देखने के बाद महिला क्लासमेट्स को तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी बचाने वाले को देख लिया हो। वे पास आई और उत्सुकता से बोली, टीचर अर्णव, जल्दी करो और लोगों को बचाने का कोई तरीका ढूंढो। छोटी गौरैया, जली और बाकी सब ऊपर फंसे हुए हैं। वरुण को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव फिर से वापस आएगा, लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उसने फिर भी कहा, उसे ढूंढने का क्या फायदा? इतनी बड़ी आग में कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नाकाबिल हो। अर्णव के बोलने के बाद उसने बिल्डिंग की छत की तरफ देखा। इस समय आग और बड़ी होती जा रही थी। हालांकि छोटी गौरैया और दूसरे लोग बाहर बालकनी में छिपे हुए थे, लेकिन वे साफ तौर पर ज्यादा गर्मी से परेशान थे और दुखी दिख रहे थे। और जैसे जैसे आग फैली, बालकनी जलकर गिरने वाली हालत में पहुंच गई। वरुण ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अर्णव, बिना अपनी पीठ तुड़वाए खड़े होकर बातें मत करो। अगर तुम में लोगों को बचाने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें डैडी कहूंगा। यह लड़का अर्णव से इतनी नफरत करता था कि वो चाहता था कि वो लोगों को बचाने जाए और फिर आग में जलकर मर जाए। अर्णव ऊपर नहीं गया, उससे सिर्फ एक इंसान बचता, लेकिन इतने सारे लोगों को बचाने में बहुत देर हो जाती। वो बालकनी की तरफ बढ़ा और ऊपर छोटी गौरैया और दूसरों को चिल्लाकर बोला, जल्दी से नीचे कूदो, मैं तुम्हें नीचे पकड़ लूंगा। हालांकि मौके पर बहुत शोर था, लेकिन उसकी आवाज में असली ताकत थी और वो साफ तौर पर छत पर मौजूद लड़कियों के कानों तक पहुंची। कुछ महिला क्लासमेट्स ने भी अर्णव को देखा, लेकिन ये 10वीं मंजिल थी और बहुत ऊंची थी। उनमें नीचे कूदने की हिम्मत नहीं थी। जैसे उसे कुछ मजेदार दिखा हो, वरुण तुरंत पास आया और चिल्लाया, अर्णव, क्या मजाक कर रहे हो? तुम ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन लोगों को नीचे कूदने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुपरमैन हो? इतनी ऊंचाई से कूदने पर तो भगवान भी उन्हें नहीं पकड़ सकते। तुम या तो लोगों को बचा रहे हो या उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। अर्णव ने उसे एक तरफ धकेला और ऊपर की तरफ चिल्लाता रहा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालूंगा। जल्दी कूदो वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? कई लड़कियों ने घबराकर पूछा। मुझे टीचर अर्णव पर भरोसा है। छोटी गौरैया ने पीछे मुड़कर आती हुई आग को देखा। अर्णव पर भरोसे की वजह से उसने आखिरकार दांत पीसे और सबसे पहले छत से छलांग लगा दी। किसी को 10वीं मंजिल से कूदते देखकर तुरंत अनगिनत लोग चिल्ला उठे, हे भगवान, ये कौन है? वो 10वीं मंजिल से कूद गया। क्या ये आत्महत्या नहीं है? बस थोड़ी देर और रुको, फायर ब्रिगेड आ गई है और उसे जल्द ही बचा लिया जाएगा। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? लगता है किसी ने उससे कूदने के लिए कहा और कहा कि वो नीचे उसे पकड़ लेगा। क्या ये मजाक है? अगर कोई 10वीं मंजिल से कूदता है तो उसका वजन कितना होगा? ये कम से कम कई सौ किलोग्राम होगा। इसे पकड़ना नामुमकिन है। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन ये बहुत तेजी से हुआ। छोटी गौरैया कान फाड़ने वाली चीख के साथ तेजी से नीचे गिरी। स्पीड और तेज होती गई। पलक झपकते ही वो जमीन से 2-3 मीटर ऊपर पहुंच गई। ये नजारा देखकर जिया और दूसरों का दिल अचानक बैठ गया। हालांकि अर्णव शांत था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से ऊपर उठाया। उसके शरीर से एक अनदेखी ऊर्जा निकली जो लगातार छोटी गौरैया के नीचे गिरने की ताकत को कम कर रही थी। ताई ची क्लाउड हैंड इस समय इस्तेमाल करने के लिए सबसे सही है। ये न सिर्फ छोटी गौरैया की गति को कम कर सकता है, बल्कि उसके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। छोटी गौरैया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे पहली बार लगा कि वो मौत के इतने करीब है। जैसे जैसे स्पीड तेज होती गई, उसे लगा कि वो सच में गिरकर मर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंची, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वो हवा के गोले में गिर गई हो। उसके शरीर की स्पीड तेजी से कम होने लगी और आखिरकार उसने मजबूत बाहों को छुआ और फिर उसके पैर दोबारा जमीन पर पड़े। छोटी गौरैया ने हैरानी से अपनी आंखें खोली और अपने ठीक सामने एक सुंदर चेहरा देखा। वो टीचर अर्णव थे। उन्होंने खुद से झूठ नहीं बोला। उन्होंने सच में उसे पकड़ लिया। टीचर अर्णव, धन्यवाद। वो इतनी खुश थी कि वो इस मुसीबत से बच गई। उसने अर्णव को गले लगाया और उसके गाल पर किस किया। आसपास सब लोग हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव सच में छोटी चिड़िया को बिना किसी नुकसान के पकड़ पाएगा।
थोड़ी देर की खामोशी के बाद तुरंत तालियां और वाहवाही होने लगी और सबने उसके काम की तारीफ की। लेकिन अर्णव को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने छोटी चिड़िया को एक तरफ धकेला और छत पर बची हुई लड़कियों से चिल्लाकर कहा, सब लोग जल्दी से नीचे कूदो वरना बहुत देर हो जाएगी। टीचर अर्णव, मैं यहां हूं। यह देखकर कि छोटी चिड़िया को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऊपर की लड़कियां खुश हो गई और नीचे कूदने वाली दूसरी लड़की उस मोटी थी। क्या यह ठीक है? फैटी का वजन बहुत ज्यादा है। क्या टीचर अर्णव उसे पकड़ पाएंगे? बहुत से लोगों की नजर के बीच अर्णव ने फिर से काम किया। मोटी के वजन से कोई दिक्कत नहीं हुई, असर आसानी से संभाल लिया गया। टीचर अर्णव जिंदाबाद। टीचर अर्णव बहुत महान है। खुशी की एक और लहर सुनाई दी। लेकिन इस पल ऊपर बची हुई दोनों लड़कियां एक साथ नीचे कूद गई, शायद इसलिए कि वे बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे तुम्हें डांटना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? टीचर अर्णव दो लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं? सबको दोनों लड़कियों के इस अजीब काम पर दुख हुआ। इस पल अर्णव ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक के बाद एक हवा में वार किया। एक तकनीक की ताकत से उसने दोनों लड़कियों के गिरने की स्पीड को धीमा किया और आखिर में उन सभी को पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से नीचे उतारा। जय हो। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट थी। अर्णव के लिए जयकारे लग रहे थे और इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि चारों लड़कियां सुरक्षित हैं। अर्णव को एक बार फिर चमत्कार करते और एक बार फिर लाइमलाइट चुराते देखकर वरुण का चेहरा पीला पड़ गया और उसे सच में समझ नहीं आया कि उसने ये कैसे किया। इस समय एक के बाद एक फायर ट्रक स्कूल में आए और दर्जनों फायर फाइटर आग बुझाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने लगे। इस पल छोटी गौरैया को अचानक कुछ याद आया और उसने घबराकर चिल्लाया, टीचर अर्णव, जली अभी भी ऊपर है, आपको उसे बचाना होगा। अर्णव ने पूछा, क्या हो रहा है? छोटी गौरैया ने कहा, जब हम बातें कर रहे थे जली नहाने के लिए बाथरूम गई थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं थी। वो अब बाथरूम में फंसी होगी। चिंता मत करो, मैं अभी उसे बचाने जा रहा हूं, अर्णव ने कहा और हॉस्टल की बिल्डिंग की ओर भागा। छोटी गौरैया ने बेसब्री से चिल्लाया, टीचर अर्णव, क्या आप ये कर पाएंगे? आग बहुत तेज है, चिंता मत करो, सब ठीक है। यह कहकर वो तेजी से हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गया और जितनी तेजी से हो सके 10वीं मंजिल के कमरे की ओर भागा। उसकी गायब होती पीठ को देखकर वरुण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। इतनी बड़ी आग तो लोहे के आदमी को भी जला देगी। मुझे हैरानी है कि तुम इस बार जिंदा कैसे बाहर आओगे। बिल्डिंग में घुसने के बाद अर्णव को अब कोई झिझक नहीं थी। उसने अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दी और पलक झपकते ही 10वीं मंजिल की छत पर पहुंच गया। यहां आग बहुत तेज है और तापमान बहुत ज्यादा है। शुक्र है वो आध्यात्मिक लेवल की साधना तक पहुंच गया है और उसने अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच बना लिया है जो झुलसाने वाले तापमान से बचाता है। जब वे जली के डॉर्मेट्री के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेस्ट रूम का दरवाजा आग से पूरी तरह जल चुका था और सिर्फ बाथरूम का दरवाजा ही कसकर बंद था। उसने अपनी चेतना से चारों ओर देखा और पाया कि जली बाथटब में लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बेहोश हो गई थी। किस्मत से बाथरूम का दरवाजा बंद था और टब पानी से भरा था, इसलिए तापमान ज्यादा नहीं था, नहीं तो वो इतनी तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो तेजी से कमरे में गया, एक आधी जली हुई चादर खींची, फिर बाथरूम का दरवाजा लात मारकर खोला, जली को बाहर निकाला और उसके शरीर को चादर में लपेट दिया। इस समय आग और बड़ी होती जा रही थी और अर्णव ने जली को बचाने के लिए सुरक्षा ऊर्जा की रेंज दोगुनी कर दी, जो थोड़ी ज्यादा थी। उसी रास्ते से वापस जाना बहुत जोखिम भरा होता। उसने एक लात से खिड़की खोली और खिड़की से नीचे कूद गया। उसने जली को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से ऊपर से लटकते हुए ड्रेनेज पाइप को पकड़ लिया। फिर वो एक बंदर की तरह तेजी से बिल्डिंग की ओर बढ़ा और नीचे फिसल गया। डॉर्मेट्री के नीचे सभी छात्र उत्सुकता से ऊपर देख रहे थे। जब अर्णव दिखाई दिया तो नीचे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये टीचर अर्णव है। टीचर अर्णव ने जली को बचाया। टीचर अर्णव बहुत बढ़िया है। टीचर अर्णव जिंदाबाद। अर्णव को जली को खतरे से बाहर निकालते देख लिटिल स्पैरो और दूसरे लोग एक के बाद एक खुश हुए। लेकिन वरुण का चेहरा फिर से खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी किस तरह का राक्षस है। इतनी बड़ी आग भी उसे जला नहीं पाई और उसने उसे बचा लिया। अर्णव अपने पैरों पर उतरा और जली को जमीन पर सीधा लिटा दिया। रिद्धि ने उत्सुकता से पूछा, टीचर अर्णव, जली को क्या हुआ? क्या सब ठीक है? चिंता मत करो, वो बस ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई है। जैसे ही उसने कहा, अर्णव ने एक चांदी की सुई निकाली और उसे जली के शरीर पर कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगाया और जल्द ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? जब जली ने देखा कि कमरे में आग लगी है तो वो पहले से ही बाथरूम में फंसी हुई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके पास टब में लेटने
और बचाव का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद ऑक्सीजन कम होती गई और आखिरकार वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। इस समय उसने अर्णव को देखा और पूछा, टीचर अर्णव, क्या मैं मर गई हूं? रिद्धि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, तुम अब सुरक्षित हो। टीचर अर्णव ने तुम्हें बचा लिया है। जली ने कृतज्ञता से कहा, सच में? टीचर अर्णव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय फायर फाइटर्स ने तेजी से आग बुझाना शुरू कर दिया और आग धीरे धीरे बुझ गई। रिद्धि ने वरुण को एक तरफ छिपा हुआ देखा और चिल्लाई, डायरेक्टर वरुण, क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि जब तक टीचर अर्णव लोगों को बचा सकते हैं आप उन्हें डैड कहेंगे? अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। वरुण शर्मिंदा दिख रहा था। अगर फायर फाइटर्स आग नहीं बुझा रहे होते और थोड़े समय में यहां कमान संभालने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं होती तो वो बहुत पहले ही खिसक गया होता। उसने नखरे से कहा, असल में मैंने बस टीचर अर्णव के साथ मजाक किया था। टीचर वरुण, अभी अभी वो क्या था? कई क्लासमेट्स ऊपर फंसे हुए थे और आपको अभी भी मजाक करने का मन कर रहा था। क्या आप में कोई जमीर है? ये सही है, टीचर अर्णव लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन आप यहां व्यंग्य कर रहे हैं। टीचरों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? तुम अभी भी एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस के डीन हो, लेकिन इस मुश्किल समय में तुम बिल्कुल भी काम के नहीं हो। यहां खड़े होकर चिल्लाने के अलावा तुमने सबके लिए और क्या किया है? उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स गुस्से से भरे हुए थे। वे एक दूसरे से बात करने लगे और वरुण का बूढ़ा चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल कर दिया। रिद्धि ने फिर कहा, कुछ भी हो, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुमने अभी कहा था कि जब तक टीचर अर्णव, छोटी गोरिया जली और दूसरों को बचा लेंगे तुम उन्हें डैडी कहोगे। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। दूसरे भी चिल्लाए, हाँ, तुम्हें वही करना होगा जो तुमने कहा है, नहीं तो आज का मामला खत्म नहीं होगा। वरुण न तो गुस्सा था और न ही परेशान। वो अभी जा नहीं सकता था। वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ठीक है, सब लोग कृपया शांत हो जाइए और इस मामले को भूल जाइए। अर्णव ने उत्साहित क्लासमेट्स को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वरुण को राहत मिली, लेकिन फिर उसने उसे आगे कहते सुना, मुझे सच में इस तरह का बेटा नहीं चाहिए, लेकिन अब आधी रात हो गई है। क्या डायरेक्टर वरुण को हमारी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? वरुण ने कहा, कौन सी शर्त? डायरेक्टर वरुण सच में बहुत भूलने वाले हैं। अर्णव ने कहा, हमने 3 दिन पहले एक शर्त लगाई थी। जब तक मुझे 3 दिनों के अंदर स्कूल से नहीं निकाला जाता तुम सबके सामने 3 बार कुत्ते की तरह भौंकोगे। आधी रात हो गई है, 3 दिन पूरे हो गए हैं और अब तुम्हारे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये वरुण ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ चिल्लाया, अर्णव, हम सब कलीग हैं, तुम ज्यादा आगे नहीं जा रहे हो। अर्णव ने कहा, तुमने शर्त लगाई थी, अब अगर तुम हार गए हो तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैं ज्यादा आगे कैसे गया? अगर मैं हारता तो क्या तुम मुझे आसानी से जाने देते? ये वरुण का चेहरा जम गया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर हारने वाला अर्णव होता तो वो बिना किसी दया के उसे पीटता और स्कूल से बाहर निकाल देता। ये शर्त सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। हाँ, डायरेक्टर वरुण, आप हमें आमतौर पर क्या सिखाते हैं? हमें जिंदगी में ईमानदार रहना चाहिए। क्योंकि हम हार गए हैं इसलिए हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। टीचर वरुण, जल्दी भौंको। मैंने बहुत समय से कुत्ते को भौंकते हुए नहीं सुना है। यह आदमी असल में टीचर अर्णव को स्कूल से बाहर निकालना चाहता है। यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। कुत्ते को जल्दी बुलाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सबने एक सर्कल बना लिया, वरुण को बीच में घेर लिया, इस पक्के इरादे के साथ कि जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हार नहीं मानेंगे। तुम क्या करने वाले हो? ये मत भूलो कि तुम स्टूडेंट्स हो और मैं तुम्हारा टीचर हूं। वरुण लगभग पागल हो रहा था। उसने सोचा कि उसके सम्मानित एकेडमी के स्टूडेंट्स में से कोई भी उसके लिए नहीं बोल रहा था और वे सब अर्णव की तरफ हो गए थे। ये इसीलिए है क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, इसलिए हमें आप पर नजर रखनी होगी ताकि आप अपना वादा पूरा करें। सिनु जुयाल ने बोलते हुए अपनी मुट्ठी लहराई, अगर तुम आज बदतमीजी करोगे तो हमें बदतमीज कहने के लिए हमें दोष मत देना। अगर तुम आज अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे। बल्ली सिंह और कई दूसरे भी आ गए, अपनी बाहें और आस्तीन ऊपर करते हुए, जैसे कि अगर बात नहीं बनी तो वे लड़ेंगे। वरुण सच में थोड़ा डर गया था। ये स्टूडेंट्स सब अमीर परिवारों के थे, वे सच में उसे पीट सकते थे। ये तो कहना ही नहीं कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या हुआ अगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला? निराशा में वो बस अपने दांत पीसकर आंखें बंद कर सका। भौंक भौंक भौंक। उसने एक ही सांस में 3 बार चीखा और फिर उसके दिल की गहराई से अपमान की एक बहुत बड़ी भावना उठी। उसने अर्णव को घूर कर देखा। अर्णव नाम के जवान आदमी, बस मेरा इंतजार करो। इस समय फायर ब्रिगेड के कई लोग आए और लीडर ने कहा, क्या हो रहा है? आपके स्कूल में अभी भी कुत्ते क्यों हैं? ये नियमों के खिलाफ है।
सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की इजाजत नहीं है। हा हा हा। वरुण का बूढ़ा चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून निकल रहा हो, और उसके आसपास के छात्र हंसने लगे। फायर ब्रिगेड के आदमी ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं गंभीर हूं। कैंपस में कुत्तों की इजाजत नहीं है। छात्र अब और जोर से हंसने लगे, और वरुण ने अजीब तरह से कहा, ठीक है, हमारे पास सच में यहां कुत्ते नहीं हैं। बकवास, तुम एक छोटे लीडर जैसे दिखते हो, फिर भी झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी अभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, और आवाज एक बड़े कुत्ते की थी। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की इजाजत नहीं है, खासकर बड़े कुत्तों की। वो आदमी भी बहुत गंभीर था, बोलते हुए चारों ओर देख रहा था, जैसे वो कुत्ते को पकड़ना चाहता हो। वरुण चाहता था कि उसे कोई जगह मिल जाए। कोई अंदर आया और व्यंग्य से कहा, साथी, तुम्हें क्या हुआ? आग बुझा दी गई है, खास वजह की अभी भी जांच चल रही है। स्कूल का इंचार्ज कौन है? कृपया हमारे पुलिस रिकॉर्ड पर साइन करें। मुझे करने दो। वरुण के साइन करने और फायर ब्रिगेड वालों को भेजने के बाद उसे यहां रुकने में बहुत शर्म आ रही थी, और वो शर्मिंदा होकर स्कूल से बाहर भाग गया। अब ये लड़का अर्णव से नफरत करने लगा था, और उसने उस अपमान का बदला लेने की कसम खाई जो उसे सहना पड़ा था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद ऐसा लगा कि इसका सच में कोई अच्छा तरीका नहीं था। वो बस धीरे धीरे मौके का इंतजार कर सकता था। इतनी बड़ी आग लगने के बाद बिल्डिंग 3 के स्टूडेंट्स वापस नहीं गए। वे कुछ समय के लिए अपने करीबी क्लासमेट्स के साथ बिल्डिंग 2 और 1 में रुक गए। अर्णव ने जिया और रिद्धि को उनके डॉर्मेट्री में वापस नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें अपने अपार्टमेंट डॉर्मेट्री में वापस ले गया। उसका कमरा एक सुइट था। दोनों लड़कियां बिस्तर पर सो गई, और वो बाहर के कमरे में सोफे पर सो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला और ग्रिस्मा का नंबर डायल किया। फोन कनेक्ट हुआ, और दूसरी तरफ से ग्रिस्मा की सुस्त आवाज आई, क्या हुआ डियर? क्या तुम स्कूल में खुश हो? क्या वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने का समय है। अर्णव ने आज रात की स्थिति बताई। वहां कुछ गड़बड़ हुई थी, और मैंने गड़बड़ करने वालों का ध्यान रखा है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग बच गए हों। फोन के दूसरी तरफ ग्रिस्मा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक उठकर बैठ गई और पूछा, रिद्धि कैसी है? उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं। ग्रिस्मा ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे विस्तार से बताओ कि जिसने ये किया उसके साथ क्या हुआ। अर्णव ने प्रेडेटर और दूसरे 2 गंजे आदमियों की कहानी बताई, और उसने जो तस्वीरें ली थी वे भेजी। फोटो देखने के बाद ग्रिस्मा ने कहा, यह कंट्री एम की एस टीम है। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को प्रेडेटर कहा जाता है, और वो बहुत शक्तिशाली है। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें वहां भेजने का पहले से ही इंतजाम कर दिया था, वरना आज चीजें ठीक से खत्म नहीं होती। टीम एस आमतौर पर 5 लोगों की एक्शन टीम होती है, और ऐसा लगता है कि अभी भी 2 लोग बच गए हैं। अर्णव ने कहा, वे दोनों शायद वही थे जिन्होंने लड़कियों के डॉर्मेट्री बिल्डिंग में आग लगाई थी। ये दुख की बात है कि मुझे रिद्धि की सुरक्षा का ध्यान रखना था, और मेरे पास उनका पीछा करने की समय नहीं थी। कोई बात नहीं, 2 बचे हुए लोग ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। ग्रिस्मा ने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है, और बाद में और भी ताकतवर लोग आएंगे।